हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हल करेंगे। वन लाइनर प्रश्न है, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो यूपी टेट के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। आज के सेशन को चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो कौन सा वृक्ष माना जाता है? कौन सा वृक्ष माना जाता है? तो सभी को पता होगा, बबूल है। ऑप्शन दिया है अमलतास है, नीम है। नीम किसे कहते हैं? नीम को तो नहीं माना जाएगा। नीम क्या है? नीम हमारी प्रकृति की रक्षा करता है, यानी कि हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त करता है और ऑक्सीजन भी देता है, तो नीम नहीं होगा। और क्या होगा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है? पर्यावरण का दोषी होता है, यानी कि जिस एरिया में जहाँ पर कुछ दिन अगर लगातार इसका यूकेलिप्टस को लगा दिया जाता है, वहाँ की कहते हैं कि वहाँ पानी ज़्यादा अवशोषित करता है, तो प्रकृति का क्या माना जाता है? दोषी माना जाता है। और वहाँ की ज़मीनों के आसपास के एरिया की और वहाँ की ज़मीन एकदम बंजर हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल पारितंत्र लैंटिस आवास उदाहरण है। स्वच्छ जल पारितंत्र क्या लैंटिस आवास का उदाहरण है? क्या होगा? स्वच्छ जल सबसे ज़्यादातर कहाँ पर होगा उदाहरण? तालाब होगा और झील होगी। तालाब और झील है, तो क्या है? स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिस आवास का उदाहरण है क्या? तालाब एवं झील है, तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र कहलाती है। दो भिन्न समुदायों की संक्रांति क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? इकोटोन कहलाती है। क्या? इकोटोन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विश्व का है जो विशाल यानी कि बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है? मैंग्रोव होगा, यानी वन होते हैं। मैंग्रोव घास का स्थल होगा, झील होगी और महासागर होगा। क्या होगा? विशालतम की दृष्टि से पूछता है, यानी कि बड़ा पूछ रहा है, तो मैंग्रोव घास स्थल होगा, झील होगी और महासागर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है अर्नेस्ट नेस ने। किसने किया है? अर्नेस्ट नेस ने किया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है, किसने किया है? अर्नेस्ट नेस ने किया है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निचेत यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? पारिस्थितिक निचेत यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ये पूछ रहा है प्रश्न। किसने किया है? गिनेल ने। किसने? गिनेल ने किया है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला होगा? सामुद्रिक में फैला है, सामुद्रिक फैला है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय और महासागरीय है। सागर और महासागर होगा। ये रहे आज के आगे के प्रश्न। इतना देखिए, फिर इसके बाद नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखिएगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट आगे के भी प्रश्न हैं। इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फटाफट से आप लोग नोट भी करते रहिएगा। वन लाइनर प्रश्न है, थ्योरी आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा प्रश्न हल हो पाएंगे। तो भूगोल का प्रैक्टिस सेट, भूगोल हम पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं, एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा।
और वहाँ से काफ़ी चीज़ें आप लोगों को तैयार हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कार्य, निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी पारिस्थितिकीय तंत्र या पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो चलिए कुछ ऑप्शन देते हैं। क्या होगा? वनों को काटना, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन लिखिएगा। मदद नहीं करता है, सॉरी, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा मदद नहीं करता है। कौन होता है? वर्षा जल प्रबंधन, यानी वर्षा के जल को सुरक्षित या संरक्षित करना, वर्षा जल प्रबंधन। तीसरा ऑप्शन है जैव मंडल भंडार, जैव मंडल भंडार। चौथा ऑप्शन कौन सा है? वनारोपण। डी ऑप्शन क्या होगा? वनारोपण। तो कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा? तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार या वनोरोपण। क्या होगा? नहीं पूछ रहा है तो विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है तो वनों का काटना इसका पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। वन काट देंगे तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। वनों को ज़्यादातर लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। इसके हमारे पर्यावरण को दोषी माना, पर्यावरण पर क्षति पहुँचेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध, इसकी औसत शुद्ध प्राथमिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का सबसे कम है, उत्पादकता सबसे कम है, उत्पादकता सबसे कम है। प्रश्न कह रहा है तो सीधा आंसर पे जाते हैं। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, कटिबंधीय घास प्रदेश। तो आंसर होगा क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। अब आगे का देखते हैं। इतना प्रश्न पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वर्षा का जल प्रबंधन ये मदद करता है। जैव मंडल भंडार में, यानी जीवों की अधिकतम
भंडार ये भी मदद करता है, वनों को ज़्यादा लगाना ये भी मदद करता है, पर वनों को काटना इसकी मदद नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश सबसे कम है और ज़्यादा क्या है, शीतोष्ण। पहले इसको भी देख लेते हैं ऑप्शन में, बी ऑप्शन शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन। सी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन। डी ऑप्शन क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय सवाना, उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो क्या है, सही माना जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन सही है, उष्ण कटिबंधीय वन ये भी सही होगा, उष्ण कटिबंधीय सवाना ये भी सही है, पर सबसे कम पूछ रहा है तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सबसे कम, ये सही नहीं है, कम है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो क्या सही क्रम है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या माना जाता है। पहले क्या आएगा, घास आएगा, फिर क्या होगा, घास को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर में टिड्डा खाएगा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक फिर उसको क्या खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा, तो सर्प खाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करता है, कौन निर्माण करता है। तो देखते हैं, घास, बकरा और आदमी। क्या होगा, घास कौन खाता है, बकरा खाता है, घास को कौन खाएगा, बकरा या बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा, आदमी खाएगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या सही होगा, इन खाद्य श्रृंखला में कौन श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कौन होगा, घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा, आदमी खाएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव है, किस श्रेणी का मानव है, खाद्य
श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में मानव है, किस श्रेणी का मानव आता है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो कैसा है मानव, कैसा होगा? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता में आता है मानव। प्राथमिक एवं द्वितीयक द्वितीयक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? प्रश्न कह रहा है में सहायक नहीं है, सहायक नहीं है। तो कौन सा पौधा सहायक नहीं माना जाता है? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चना, बी ऑप्शन होगा मटर, सी ऑप्शन क्या होगा? सेम, डी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन क्या होगा? धान। तो कौन सा नहीं माना जाता? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नहीं माना जाता है? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं में क्या आएगा? चना माना जाता है, मटर मानी जाती है, सेम मानी जाती है, पर धान नहीं माना जाता है। धान इक्वेरियम का परिवार के में आता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषण के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है? तो कौन आता है, कौन नहीं आता है? तो क्या आते हैं? हरित पादप आते हैं, हरित पादप आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? हरित पादप होगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा। तो ये इसका सही कोडिंग होगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास किसको खाती है? घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा? आदमी खाएगा। तो अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है कि कौन सा है, किस श्रेणी में आएगा? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं माना जाता है? तो चना माना जाता है, मटर मानी जाती है, सेम मानी जाती है, पर धान एक्वेरियम के में माना जाता है। तो धान राइट आंसर होगा। प्रथम पोषण के अंतर्गत आते हैं कौन सा? हरित पादप आते हैं। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।